हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री क्लास में हैं। आप लोग हैं ललित मिश्रा सर के साथ और हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। उसका हम पार्ट 3 करेंगे। बाकी इससे पहले 2 पार्ट वीडियोज़ में बना चुका हूँ और इस पार्ट 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करने जा रहे हैं हम लोग। और आप लोग पेन पेपर लेकर बैठें और इसको देखते रहें कि मैं किसी भी टॉपिक को कैसे समझा रहा हूँ, उसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि ज़्यादा हर एक चीज़ को यहाँ पर नोट डाउन करना लिखना पॉसिबल नहीं है। आप वीडियो को रिवाइंड करके स्टॉप करके उसको बार बार देखिए और जो मेन पॉइंट्स आपको लगता है उसको नोट कीजिए। मैं कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर डालूँगा भी, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। लाइक वाला अंगूठे का निशान है, उस पर लाइक करें, जो लाइक्ड वीडियोज़ में चली जाएगी और उसको आप लोग बार बार आसानी से देख पाएंगे। बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं और उसमें ऑल को नोटिफिकेशन करें, जिससे आप मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास पहुंच जाएं, क्योंकि मैं NCERT सॉल्यूशंस के वीडियोज़ भी डाल रहा हूं, इन टेक्स्ट हो चाहे एक्सरसाइज के हों, जो आपके फ़ायदे के लिए है। और अभी कोरोना का टाइम है, जैसा हम जानते हैं, तो हर एक चीज़ को बिल्कुल लाइव देखना, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसी से आपके मार्क्स आएंगे। और NCERT पर पूरी तरह से फोकस करना है। मैं YouTube चैनल को उसके करने के बाद मेरे फेसबुक पेज पर भी जाइए। मैं बहुत जल्दी ऐप लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसमें NCERT सॉल्यूशंस का PDF सब कुछ रहेगा, NCERT बुक्स रहेंगे सारे, तो आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा पहला टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन एंड इट्स ग्राफ। तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन है क्या? हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं राउल्स लॉ, और राउल्स लॉ में हमने देखा था कि आइडियल वहाँ पर जो है सॉल्यूशन किसी एक फिक्स्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं अपने कॉम्पोजिशन वगैरह के लिए, अपने प्रेशर वगैरह के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कोई भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेगा एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के लिए, किसके लिए? एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में राउल्स लॉ को फॉलो करता है, तो उसको कहा जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि आपका आइडियल स्टूडेंट होता है, क्या करता है? स्कूल का जो कुछ भी लॉ है उस सब को फॉलो करता है, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी हर एक कंडीशंस में वो जा रहा है, उसमें कर रहा है, तो उसको आइडियल स्टूडेंट का तमगा मिलता है, उसका प्राइज़ मिलता है उसको। तो उसी तरह से यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन उसको कहा जाएगा जो राउल्स लॉ को एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में फॉलो करे, कॉन्सेंट्रेशन का कोई लिमिटेशन नहीं हो, टेम्परेचर का भी ज़्यादा लिमिटेशन नहीं हो, तो उसको कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर है आइडियल सॉल्यूशन आपका हो गया फॉलोज राउल्स लॉ। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब क्या आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? यस, आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन सारे सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। तब आइडियल सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेगा? राउल्स ने किसके बेसिस पर लॉ दिया था? तो क्लियरली जो कुछ भी फिजिकल लॉज दिए जाते हैं उसमें कंडीशंस जो है वो दिखाया जाता है, कुछ ना कुछ फिक्स्ड कंडीशंस रहता है, उसी कंडीशन में आपका वो लॉ एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या, सबसे पहले उन्होंने वो मानते हैं कि हमें क्या क्या लेना है, इसमें किन किन बातों को मानकर चलना है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या माना था राउल्ट ने अपना लॉ देते हुए? तो उसको ज़रा देखें। जब हमारा कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, मैंने शुरू से ही सॉल्वेंट को ए से दिखाया है, तो प्योर सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन उनके अपने पार्टिकल के बीच में यानी ए के पार्टिकल के बीच में होगा, और ऐसा ही इंटरेक्शन बी के पार्टिकल के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो जैसा इंटरेक्शन ए के बीच में है वैसा इंटरेक्शन बी के बीच में भी होना चाहिए, दोनों के अट्रैक्शन फोर्स लाइक होने चाहिए। और जब इनको हम डिसॉल्व कर देंगे, एक न्यू इंटरेक्शंस बन रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट का, जिसको हम ए बी करके शो कर सकते हैं। तो इनका भी इंटरेक्शन बिल्कुल इनके लाइक होना चाहिए, यानी अट्रैक्शन फोर्स में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये आइडियल बिहेवियर को शो करेगा। आइडियल बिहेवियर शो करने का एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ क्या है?
तो आप देखेंगे उसमें एंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं आती है, यानी डेल्टा H 0 होता है। ना तो आपका डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है ना एक्जोथर्मिक होता है। बिल्कुल सॉल्यूशन का टेम्परेचर वही रहेगा जो पहले था सॉल्वेंट में एंड सल्यूट में, उसमें ज़रा भी चेंजिंग नहीं आनी है। और इससे वॉल्यूम में भी चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे हमने इसका 2 लीटर लिया, इसका 3 लीटर लिया, तो ओवरऑल सॉल्यूशन अपने आप 5 लीटर हो जाएगा। इससे ज़रा भी चेंजिंग नहीं आनी है। एनसीईआरटी में इन्हीं 2 चीज़ों को मेंशन किया गया है। यहाँ पर एक बात और हम ले सकते हैं जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज भी क्या 0 होगी? तो नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पर क्यों रहेगी पॉजिटिव? क्योंकि हम जानते हैं कि जब यदि हमने प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट में हमारा जो एंट्रोपी रहेगा वो फिक्स रहेगा, यानी वहाँ पर आप 0 मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एंट्रोपी आपका फिक्स है कि यदि आपने किसी भी पार्टिकल को पिक किया तो वहाँ पर आप श्योर हैं कि पार्टिकल ए का ही पिक किया होगा। अब सबसे पहले एंट्रोपी जिनको नहीं मालूम है उनके लिए एंट्रोपी क्या चीज़ है? रैंडमाइजेशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल में रैंडमाइजेशन आई कि नहीं, रैंडमाइजेशन नहीं आए तो क्या उसमें फ्रीडम आई कि नहीं, क्या उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ या नहीं, इन सब को देखा जाता है। पहले अट्रैक्शन फोर्स तो सेम रहेगा प्योर में, रैंडमाइजेशन भी सेम, फ्रीडम भी सेम रहेगी, लेकिन रैंडमाइजेशन भी यहाँ पर सेम है क्योंकि पार्टिकल का टाइप सेम है। यदि आप कोई भी पार्टिकल पिक कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक आई पार्टिकल होगा, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा प्योर है, अलग रखा हुआ है। उसी तरह से प्योर सॉल्यूट किसी भी कंटेनर में है तो आप वहाँ से किसी भी पार्टिकल को पिक करते हैं तो आपको पता है कि सॉल्यूट का ही पार्टिकल होगा वो। लेकिन जब हम उसको दोनों को मिक्स कर देते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स तो सेम है, फ्रीडम तो सेम रहेगी, बट रैंडमाइजेशन में फ़र्क आ गया। अब यदि हम किसी भी पार्टिकल को पिक करते हैं तो क्या हम श्योर हो सकते हैं कि हमने जो पार्टिकल पिक किया होगा वो ए का होगा या बी का होगा? श्योर नहीं हो सकते हैं। तो श्योर नहीं होने की वजह से रैंडमाइजेशन यहाँ पर चेंज हो गई, यानी बढ़ गई है, और इस वजह से एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एंट्रोपी को पॉजिटिव लिया जाता है, और जिससे आपका क्या होगा? डेल जी हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि डेल जी का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या होगा? डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डेल एस तो हमारा पॉजिटिव है, तो क्लियरली आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर डेल जी हमारा नेगेटिव है, ये तो हमें समझ आ गया। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसी केस में आइडियल सॉल्यूशन बनेगा या उसका बिहेवियर आइडियल होगा, यानी रॉल्स लॉ के बेसिस पर उनका अपना पार्शियल प्रेशर होगा। पी ए यहाँ पर पी नॉट ए का ए हो जाएगा, एंड पी बी यहाँ पर पी नॉट बी का बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस तरह से हमारा प्रेशर का मेजरमेंट आएगा। और यहाँ पर यदि आप पी टी फाइंड करेंगे, ईजिली आपका पी ए प्लस पी बी के थ्रू हम पी टी फाइंड कर सकते हैं। अब इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? फिर हम आएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ग्राफिकली शो करने के लिए आप ध्यान रखेंगे, हम क्या करते हैं, इस पर प्रेशर को लेते हैं, मोल फ्रैक्शन को लेते हैं एक्स एक्सिस पर। तो हमारा यहाँ पर आएगा मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पर हम लेंगे प्रेशर। लेकिन हमारे पास कंपोनेंट तो 2 है, तो यहाँ पर हम 2 वाई एक्सिस लेंगे, और दोनों पर हमारा क्या होगा? प्रेशर होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो दोनों में से पी ए और पी बी में से कोई हो सकता है एक ज़्यादा वोलेटाइल हो, यानी उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बने। हम मान लेते हैं हमारा पी ए जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी ए हमारा ज़्यादा वोलेटाइल है और बी हमारा कम वोलेटाइल है। अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि पहले हमने ऑलमोस्ट प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, यानी सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है। एक इस कंडीशन को लेकर चलेंगे। मैं इस मोल फ्रैक्शन टर्म को नीचे लिख देता हूँ, इस पर हमारा मोल फ्रैक्शन है। तो यदि हमारा ए ऑलमोस्ट प्योर होगा तो मोल फ्रैक्शन टोटल 1 होता है, तो ऑलमोस्ट ए ही हमारा 1 हो जाएगा, और बी अप्रोचेस 0 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन में। उसी तरह से जैसे जैसे हम बी को ऐड करते जाएंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आ सकता है जब ये अप्रोचेस बी जो है
1 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन में एंड ए अप्रोचेज 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब जरा हम फर्स्ट कंडीशन में पी ए फाइंड करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो आपको क्या मिलेगा, पी नोट ए इंटू 1 यानी ऑलमोस्ट 1 है, इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर आपका पी नोट ए के इक्वल होगा। उसी तरह से यदि हम पी बी एक्सट्रीम केस में फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट केस में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पी ए के ऑलमोस्ट पी नोट बी के ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगा। तो पी बी इक्वल टू पी नोट बी मैक्सिमम और पी ए इक्वल टू पी नोट ए मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि ये हमारा पी नोट ए का कंडीशन है और यहाँ हमने पी नोट ए दे दिया मैक्सिमम, और इसको हमने कम वोलेटाइल माना था, पी नोट बी लिख दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है बी, काई बी जो यहाँ पर है 0 है, लेकिन काई ए बाद में 0 हो गया है, यानी धीरे धीरे प्योर से इसका डिक्रीज होते होते वेपर प्रेशर पहुँच जाएगा कहाँ तक, ऑलमोस्ट 0 तक। और इसी तरह से बी का जो वेपर प्रेशर है 0 से ऑलमोस्ट इंक्रीज होते होते पहुँच जाएगा पी नोट बी तक। अब यहाँ पर यदि हम पी टी फाइंड करना चाहें तो पी टी इस केस में क्या आना चाहिए, पी टी इक्वल टू पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और इस केस में पी टी हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के इक्वल आएगा। तो क्लियरली जो हमारा पी टी है दोनों के मैक्सिमा को टच करेगा, यानी ये हमारा पी ए का लाइन है और ये हमारा पी बी का लाइन है और ये हमारा पी टी का लाइन हुआ पी ए प्लस पी बी। इस तरह से हम आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को दिखा सकते हैं। ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हुआ। तो आप लोग आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को यदि समझ नहीं आया हो एक बार में, तो बार बार उसको रिवाइंड करके बैक करके आप देखेंगे ग्राफ कैसे बना है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर आते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जब सॉल्यूशन हमारा रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे तो उसको कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो इन एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कभी कभी ये फॉलो कर सकता है यानी, और मैक्सिमम टाइम फॉलो नहीं करता है। जैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, कभी कभी रूल को फॉलो करते, मैक्सिमम टाइम उनको रूल को फॉलो करते हुए नहीं देखा गया है। बेटा होमवर्क किया है, सर भूल गए, सर ये हो गया, सर वो हो गया, यानी वहाँ पर कंडीशंस बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी होता है। अब यहाँ पर क्या कंडीशंस बनाते हैं उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, यानी रॉल्ट ने जो एजम्पशन लिया था आइडियल सॉल्यूशन देने के लिए, यानी अपना लॉ देने के लिए, तो उन्होंने क्या क्या एजम्पशन लिया था वो हमने देख लिया था। उन्होंने लिया था कि प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट में अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर है, और इसलिए क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर भी ए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वही सिमिलर होगा, इसलिए एंथैल्पी चेंज 0 होगी और वॉल्यूम चेंज भी 0 रहेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जनरली हम जो सॉल्यूशन लेते हैं डेली लाइफ में उनमें नॉन आइडेंटिकल अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों में। हमारा ए में अट्रैक्शन फोर्स कुछ और हो सकता है, बी में कुछ और हो सकता है, और इसलिए सॉल्यूशन बनने के बाद अट्रैक्शन फोर्स कभी कभी या तो बढ़ जाता है, कभी कभी सॉल्यूशन बनने के बाद ए और बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो यानी यहाँ पर उन्होंने क्या लिया है, एजम्पशन जो था रॉन्ग था, एजम्पशंस वेर रॉन्ग। सबसे पहले तो ये एजम्पशन ही गलत हो गया था उनका। क्या हो गया था, उन्होंने माना था कि ए के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है और बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये तो सिमिलर है ही, क्योंकि हम लाइक ले रहे हैं, और ये इक्वल हो जाएगा ए बी के बीच में जो न्यू अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूशन के अंदर बनेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये इक्वल नहीं है। और यदि ये इक्वल नहीं है, क्या डेल्टा एच जो है यानी चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है, क्या वो 0 की इक्वल होगी, तो नहीं होगी। और क्या हमने वॉल्यूम चेंज जो 0 लिया था वो भी 0 होगा, नहीं होगा। यानी इसका मीनिंग क्या ये 2 लीटर और 3 लीटर लेने पर ये 5 लीटर हो सकता है, तो नहीं हो सकता। एग्जैक्ट हो सकता है 5 से थोड़ा कम हो जाए, 4.9 हो जाए, 4.8 हो जाए, या 5 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 5.1 लीटर हो जाए, ऐसा हो सकता है, या बहुत ही कम डिफरेंस हो, तो ऐसा हो सकता है। यानी ऐसा केस पॉसिबल है। क्या डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी।
कभी कभी ये पॉजिटिव या कभी कभी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब केस यानी यहाँ पर आता है यदि ये इक्वल नहीं है अट्रैक्शन फोर्स, तो यहाँ पर दो तरह के केसेस पॉसिबल हैं। हाँ, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिजोल्यूशन उसमें करवा रहे हैं, यानी सॉल्यूशन बन रहा है, यानी प्रोसेस चल रहा है। डेल्टा जी को हम नेगेटिव से अलग नहीं कर सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे यदि ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स इक्वल नहीं है तो क्या होगा। तो क्लियरली अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में, यानी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, या तो सोल्यूट सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा जो प्योर स्टेट में है, या उससे कम हो जाएगा, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। या तो अट्रैक्शन फोर्स सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में उनके प्योर सॉल्वेंट या सोल्यूट से ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो हम यहाँ पर दोनों केसेस को लेकर चलेंगे। तो यानी हमारे पास दो तरह के केस बन सकते हैं। क्या कोई तीसरे टाइप का केस पॉसिबल है, यदि आपका बड़ा या कम या ज़्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स? कुछ बीच वाला तो कोई कंडीशन होता नहीं है, तो इसलिए केस दो ही होंगे यहाँ पर, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं यदि अट्रैक्शन फोर्स ए का और बी का जो ए बी के बीच में है वो आपका कम है, और यानी सॉल्यूशन में जो है वो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया है। सॉल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स अपने प्योर फॉर्म से ज़्यादा है। अब यदि प्योर फॉर्म से ज़्यादा है तो यहाँ पर एक हम सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें ए बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है भैया वो ज़्यादा है। अब मुझे ये बताइए, क्या ए बी को वेपर फेज में इजीली जाने देगा, या क्या बी ए को वेपर फेज में इजीली जाने देगा इस कंडीशन में देन प्योर स्टेट? तो नहीं जाने देगा उतना इजीली नहीं जाने देगा। तो एक्सपेरिमेंटल जो वेपर प्रेशर है ए और बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या रॉल्ट के बेसिस पर आने वाला है? तो आने वाला नहीं है। मैं यहाँ रॉल्ट के बेसिस वाले को पी ए ब्रैकेट में आर लिख के दिखाऊंगा और इसको मैं एक्सपेरिमेंटल लूंगा। तो एक्सपेरिमेंटल जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा पी ए जो रॉल्ट ने मेजर किया था उससे, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एक्सपेरिमेंटल इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेटेड थ्रू रॉल्ट लॉ। सिमिलरली पी बी एक्सपेरिमेंटल जो है ये भी आपका कम हो जाएगा पी बी रॉल्ट वाले से। और इसी सिमिलर केस में यदि हम पी टी फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंटल, तो ये भी आपका कम आएगा पी टी जो कि रॉल्ट के बेसिस पर फाइंड किया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आ रहा है। तो यदि हम एक्सपेरिमेंटल यानी फाइनल वैल्यू जो हमने बाद में मेजर किया है उसमें से हम थ्योरेटिकल वैल्यू, रॉल्ट लॉ वाले को थ्योरेटिकल वैल्यू भी कहते हैं, तो थ्योरेटिकल वैल्यू को यदि माइनस करेंगे तो क्या आंसर नेगेटिव नहीं आएगा? यस, नेगेटिव आएगा। यानी वेपर प्रेशर जो है एक्चुअली वो कम है, डिक्रीज हो रहा है। तो यानी इसको कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन। यानी इसका मीनिंग हो गया कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर is less than theoretical vapor pressure or therefore solution exhibits negative deviation from Rolle's law या ideal behavior। आइडियल बिहेवियर से ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और नेगेटिव डेविएशन यदि शो कर रहा है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अट्रैक्शन फोर्स भैया यहाँ पर बढ़ रहा है। अट्रैक्शन फोर्स यदि सोल्यूट सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा तो क्लियरली एनर्जी वहाँ पर रिलीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से एनर्जी रिलीज होती है, यानी डेल्टा एच भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और वॉल्यूम आपका एग्जैक्ट 5 लीटर नहीं रह के उससे थोड़ा कम होगा, 4.95, 4.9 कुछ भी हो सकता है। तो यानी इसमें भी नेगेटिव चेंजिंग आएगी। और एंट्रोपी भी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से कम हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल का फ्रीडम कम हो गया। एंट्रोपी में पहले फ्रीडम लिया जाता है, फिर रेंडमाइजेशन लिया जाता है। रेंडमाइजेशन तो प्रेजेंट है बट फ्रीडम नहीं है। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया, यानी डेल्टा एस हमारा नेगेटिव होगा और डेल्टा जी तो नेगेटिव होना ही हमेशा। इस बात को इस केस में ध्यान रखेंगे, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव हो रही है, यानी नेगेटिव डेविएशन में ये तीनों चीज़ें नेगेटिव है।
तो इससे आपको याद रहेगा। तो अब हम इसके बाद पॉजिटिव डेविएशन करेंगे और फिर दोनों का ग्राफ भी करेंगे। तो अब हम वो लोग आने जा रहे हैं केस नंबर 2 पर। केस 2 में हम लोग क्या लेंगे? अब वहां पर हमने देखा था कि सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सॉल्यूशन में उसके प्योर फॉर्म से ज़्यादा था। अब यहाँ पर दूसरा केस बन सकता है, प्योर फॉर्म वाले का ज़्यादा हो सोल्यूट सॉल्वेंट से, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है न्यू वाला वो कम हो अपने प्योर फॉर्म से। इस केस में क्या होने वाला है, यदि हम यहाँ पर मिक्सचर लेते हैं, अब ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स कम है भैया, कम है तो क्या होगा, ए इजीली वेपर फेज में जाएगा, बी भी जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया उनके प्योर फॉर्म से। यानी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि डेल्टा एच तो सबसे पहले आपका क्या है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी ये मिक्स नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से, तभी तो ऐसा हो रहा है दोनों फ्री है। यदि अच्छी दोस्ती कहीं पर नहीं हो पाए तो आपका दोस्त आपको रोकेगा, बेटा आज मत पढ़ और मूवी देखने चलते हैं, तो आप मना कर देंगे। लेकिन यदि दोस्ती अच्छी है, बेटा चल अब मूवी देखने चलते हैं यार, क्या करना है पढ़ लिख के तो कुछ होने वाला है नहीं, तो आप लोग मूवी देखने पहुंच जाएंगे उसके साथ। तो बॉन्डेशन यदि वीक हो रहा है तो क्या होने वाला है, बॉन्ड यदि वीक हो जाए, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाए, तो हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। तो भाई दोस्तों के साथ ऐसे अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम करके रखना है जिससे आप लोग पढ़ सकें और आपकी इंथैल्पी पॉजिटिव हो, यानी आपकी स्टडी पॉजिटिव हो। तो चलिए, डेल्टा एच हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो गया क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स एक्चुअली कम है। तो अब ये बताइए कि डेल्टा वी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका चेंज भी। यदि आपने 5 लीटर की जगह हो सकता है इसका 2 लीटर और 3 लीटर लिया है, तो हो सकता है 5 की जगह पर 5.1 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ न कुछ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होने से वो पार्टिकल ज़्यादा दूर होगा और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इस बात को माना जाता है। इसलिए आपका वॉल्यूम चेंज भी क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होने से, अब रेंडमाइजेशन को साइड कर दीजिए, अट्रैक्शन फोर्स देखिए, अट्रैक्शन फोर्स कम होने से पहले अट्रैक्शन फोर्स देखा जाता है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम होने से क्या होगा, एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स की फ्रीडम बढ़ जाएगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो और इसके बाद डेल्टा जी क्या होने वाला है, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहना है। अब यहाँ पर यदि अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया है तो वेपर प्रेशर आपका जो एक्सपेरिमेंटल है पीए का, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो ज़्यादा वैल्यू देगा पीए रॉल्ट वाले से, यानी थ्योरेटिकल वाले से। सिमिलरली पीबी एक्सपेरिमेंटल जो है ये भी ज़्यादा होने वाला है पीबी रॉल्ट वाले से, और सिमिलर केस पीटी के लिए चल जाएगा, पीटी एक्सपेरिमेंटल जो है वो ज़्यादा होने वाला है पीटी रॉल्ट से जो फाइंड करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि डेविएशन आपका एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, हम यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर का टर्म लेते हैं, इंडिविजुअल देखा जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल, पार्शियल वेपर प्रेशर, और इससे क्या होगा, सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। या आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव है डेल्टा जी को छोड़कर। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कब कौन सा क्या डेविएशन कैसे दिखाना है। तो अब हम इनका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। तो बिल्कुल हम सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन जैसा ग्राफ बनाएंगे। हमने प्रेशर का 2 वर्टिकल लाइन लिया था प्रेशर के लिए, क्योंकि 2 कंपोनेंट है हमारे पास, और मोल फ्रैक्शन का एक ही लाइन लिया था, एक पर ही दोनों के मोल फ्रैक्शन को दिखाएंगे। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था, ए का मोल फ्रैक्शन ऑलमोस्ट 1 है, यानी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी काई भी हमारा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, और धीरे धीरे बी का अमाउंट बढ़ते बढ़ते काई भी हमारा अप्रोचेज ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा, और काई ए इस केस में अप्रोचेज 0 हो जाएगा। और हमने मैक्सिमम वेपर प्रेशर P0 ए लिया था ए के लिए,
और पी नोट बी लिया था बी के लिए, और बी को हमने कम वोलेटाइल माना था। और इसका ग्राफ जो था यहाँ पर मैं ब्रोकन लाइन से दिखा रहा हूँ जो कि आइडियल सॉल्यूशन का है, और हमें समझ आएगा इससे। और आप लोग भी ग्राफ ऐसे बनाएंगे, पहले आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ब्रोकन लाइन से दिखा देंगे। ये हमारा पीबी हो गया और ये हमारा पीटी था। लेकिन अब यहां पर क्या है, सबसे पहले हम नेगेटिव डेविएशन का बनाने जा रहे हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम होती है, यानी लाइन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बट ये मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट जो है वो चेंज नहीं होगा। और ये भी बी का भी क्या होगा, कम होना है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वाला सेम रहेगा। उसी तरह से टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन का भी कम होना है, बट मैक्सिमम और मिनिमम वाला फेस सेम रहेगा। यानी हमारा ये पी बी एक्सपेरिमेंटल का है, ये हमारा पी ए एक्सपेरिमेंटल का लाइन है, और ये पी टी एक्सपेरिमेंटल का लाइन है। बाकी आप थ्योरेटिकल वाला आप जानते हैं। ये हमारा हो गया नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। तो हम लोगों ने यहां पर देखा है ग्राफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, नेगेटिव डेविएशन का। अब हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन का। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या एनसीईआरटी में जो मेंशन है उसके अलावा भी कोई कंडीशंस हैं जिस पर नॉन आइडियल बिहेवियर पॉसिबल है, उसको हम करेंगे। तो पहले हम यहां पर बना रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। देखिए पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ में क्या होना है, फिर से हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर का 2 लाइन लेना है और मोल फ्रैक्शन का 1 ही लाइन लेना है। मोल फ्रैक्शन को एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं और वाई एक्सिस हमने डबल कर दिया है। यहां पर हमने क्या लिया था, काई ए ऑलमोस्ट 1 और काई बी हमारा अप्रोचेज ऑलमोस्ट 0। धीरे धीरे बी का अमाउंट बढ़ेगा सोल्यूट का, और काई बी हमारा 1 हो जाएगा और काई ए हमारा 0 हो जाएगा। मैक्सिमम वेपर प्रेशर ए का पी नोट ए के इक्वल लिया था हमने, ये हमारा वेपर प्रेशर का है। और यहाँ पर हमने मैक्सिमम वेपर प्रेशर बी का पी नोट बी के इक्वल लिया था, और बी को हमने कम वोलेटाइल माना था ए से। तो क्या होगा, अब बी का वेपर प्रेशर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, यानी पहले हम इस पर आइडियल सॉल्यूशन को दिखा रहे हैं। और एक बी का जो वेपर प्रेशर है ए का डिक्रीज हो रहा था, बी का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अब आइडियल सॉल्यूशन टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का दोनों के मैक्सिमा को टच करता है। तो अब हमारे पास यदि पॉजिटिव डेविएशन है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल जो है वो ज़्यादा होगा, दोनों के वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा लेकिन मिनिमा मैक्सिमा सेम रहेगा। उसी तरह से टोटल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा लेकिन मिनिमा और मैक्सिमा सेम रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा पी ए एक्सपेरिमेंटल, ये हमारा पी बी एक्सपेरिमेंटल, और ये है बेटा पी टी एक्सपेरिमेंटल। इस तरह से वेपर प्रेशर जो आपका है वो ज़्यादा है, आइडियल सॉल्यूशन जो हमने अंदाज़ा किया था थ्योरेटिकल यानी रॉल्ट वाले से ज़्यादा है यहाँ पर। इस तरह से हमारा पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनेगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्या जो हमने फैक्टर्स पढ़ा अट्रैक्शन फोर्स का, क्या ओनली वही है, तो नहीं। यदि हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं, सेकेंड रीजन है यदि लो टेम्परेचर कर दिया हमने, तो लो टेम्परेचर पर अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल के बीच का बढ़ जाता है। पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स लो टेम्परेचर पर बढ़ जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, दोनों का जो वेपर प्रेशर हमने अंदाजा किया हुआ है थ्योरेटिकली रॉल्ट के बेसिस पर, उससे कम आएगा। यानी यहाँ पर भी आपका डेविएशन एग्जिबिट होगा। यानी प्रेशर क्या होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आपका आइडियल बिहेवियर शो होगा। लेकिन जनरली टेम्परेचर आपका यदि कम हो गया तो आइडियल बिहेवियर शो नहीं होगा। यानी लो टेम्परेचर पर भी नॉन आइडियल बिहेवियर होता है।
थर्ड केस हम क्या ले सकते हैं? थर्ड केस हाई प्रेशर का ले सकते हैं। हाई प्रेशर पर भी क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, पार्टिकल के बीच का, सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। जो आइडियल बिहेवियर दिखाता है उनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, तो उस वजह से भी आपका आइडियल बिहेवियर दिखाना बंद कर सकता है, यानी वहां पर भी नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगा। हाई प्रेशर पर भी नॉन आइडियल बिहेवियर शो करता है। फोर्थ में ध्यान रखना है हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। यदि एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाता है, जिसको हम केमिकल चेंज कह सकते हैं एक तरह से, यदि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट में कोई केमिकल चेंज आता है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है पार्टिकल का, तो भी आपका आइडियल बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करेगा। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए जिससे हमारा आइडियल बिहेवियर सॉल्यूशन एग्जिबिट करे। इन कंडीशंस को यदि वो नहीं रखेगा अपने पास, यानी टेम्परेचर को थोड़ा हाई रखेगा, प्रेशर को थोड़ा लो रखेगा, और एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, तो आइडियल बिहेवियर शो करने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीजन फॉर, हम देख चुके थे आइडियल सॉल्यूशन का, और इसके बाद हम एजोट्रोप करने जा रहे हैं। अब जरा हम यहां पर मान रहे हैं कि हमारा आइडियल सॉल्यूशन है या नहीं है, जो कुछ भी है वो, लेकिन हमें सॉल्यूशन यानी मिक्सचर को सेपरेट तो करना पड़ेगा। और जनरली यदि हम आइडियल सॉल्यूशन को सेपरेट करें तो उनको सेपरेट करना इजी हो जाता है, लेकिन अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को यदि सेपरेट करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और यह मुश्किल तब आती है जब एक फिक्स्ड कंपोजिशन पर आ जाता है। वो जब सॉल्यूशन एक फिक्स्ड कंपोजिशन पर आ जाएगा तो ये मुश्किलें बढ़ जाती है, उनको सेपरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है प्योर फॉर्म में। अब ऐसा सॉल्यूशन जब उनको सेपरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए, उनको प्योर फॉर्म में सेपरेट करना यानी सोल्यूट सॉल्वेंट को अलग करना, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एजोट्रोप कहते हैं। लेकिन मैंने बताया कि ऐसा कंडीशन तब आता है जब एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में पहुंचता है, यानी इनके मोल फ्रैक्शंस का कुछ न कुछ यहाँ पर रिलेशन है, क्योंकि कॉम्पोजिशन को इस चैप्टर में हमने मोल फ्रैक्शन से दिखाया है, कॉन्सेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन से दिखाया है। तो देखिए, यदि आपका मोल फ्रैक्शन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का इक्वल हो जाए, वेपर फेस में भी एंड यानी वेपर्स में भी एंड लिक्विड में भी यानी मिक्सचर के अंदर भी, तो वहां पर क्या होगा, उनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, और वो जो मिक्सचर है वो बिहेवियर करेगा प्योर सब्सटेंस की तरह, ना कि मिक्सचर की तरह। क्योंकि प्योर सब्सटेंस कोई भी होता है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट एक डेफिनिट होता है, उसमें से कोई भी कंपोनेंट उससे पहले या बाद में बॉयल नहीं होता है, दोनों एक साथ बॉयल होता है, उसको कहते हैं डेफिनिट बॉइलिंग पॉइंट होना। लेकिन यदि हम मिक्सचर लेंगे तो कोई ना कोई पहले बॉयल ऑफ हो जाता है, या डिस्टिलेशन करेंगे तो पहले डिस्टिल आउट हो जाएगा। लेकिन डिस्टिलेशन से भी, इवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम जानते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट एक मेन रोल प्ले करता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट मेन रोल प्ले कर रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज़, आप लोग जरा माइंड में लाएं। बॉइलिंग पॉइंट इज द मेजर ऑफ वेपर प्रेशर। एक्चुअली जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो है इक्वेट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसी टेम्परेचर को तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई एक कंपोनेंट ऊपर उड़ रहा है यानी वेपर में जा रहा है, तो क्लियरली उसका कंपोजिशन वेपर में ज़्यादा हो जाना चाहिए धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपर में भी सेम है और सॉल्यूशन के अंदर भी सेम है। तो जब वो ऊपर उड़ेगा तो दोनों एक साथ उड़ेगा, दोनों एक साथ वेपर बनेगा, तो क्या वो सेपरेट हो पाया? सेपरेट नहीं हो पाया। किसी एक को ऊपर उड़ना चाहिए था, तो किसी एक का वेपर प्रेशर या कंपोजिशन वेपर में ज़्यादा हो या सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा हो, यानी डिफर करे, तभी तो ये पॉसिबल था। तो यानी एजोट्रोप उनको कहेंगे, हम इसको ठीक से डिफाइन करेंगे। एजोट्रोपिक मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर which have same composition in vapor phase as well as in liquid phase। यानी यहां पर क्या होता है इनका,
सेम composition in liquid phase as well as in vapor phase। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और लिक्विड फेज का कंपोजिशन बेटा लोग क्या था, तो लिक्विड फेज का कंपोजिशन हम मोल फ्रैक्शन काई ए एंड काई बी से दिखा रहे थे, और उसमें जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ले रहे थे उसको ले रहे थे वाई ए एंड वाई बी। यानी क्लियरली यहाँ पर काई ए इक्वल टू वाई ए होना चाहिए एंड काई बी इक्वल टू वाई बी होना चाहिए। यदि ये कंडीशन अप्रोच कर गया तो उनको प्योर फॉर्म में डिस्टिल आउट करना भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी पॉसिबल नहीं है, और ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होगा और दोनों एक साथ बॉयल होगा, दोनों एक साथ वेपर फेज में सेम कंपोजिशन में प्रेजेंट होगा। तो इसलिए हम इनको कहते हैं एजोट्रोप्स। वैसे भी एजोट्रोप का यदि मीनिंग निकाला जाए तो ए मीन्स नॉट होता है, जियो मीन्स डिफरेंट और ट्रूप मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी यानी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ऐसा कंडीशन हो सकता है यदि हमने 5% इथेनॉल सॉल्यूशन लिया हुआ है। यदि हमारे पास 5% इथेनॉल सॉल्यूशन है तो यहाँ पर तो 5% ही इथेनॉल है वाटर के अंदर, बट दोनों एक साथ बॉयल होगा और यह प्योर वाटर की तरह बिहेवियर कर सकता है। और इसी तरह से 95% इथेनॉल भी ले लिया जाए तो वो भी प्योर इथेनॉल की तरह बिहेवियर करता है। हमारे लैब में जनरली 95% इथेनॉल ही होता है, उसी को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, यानी उसी को प्योर इथेनॉल मानते हैं। तो 95% इथेनॉल भी यही बिहेवियर करेगा, क्योंकि इस केस में भी ये हमारा फिर क्या हो गया, लेकिन है तो ये मिक्सचर, इसलिए इनको कहा जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब यहाँ पर कंडीशन है, यदि उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो किस तरह का बॉइलिंग पॉइंट होगा? क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा? क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा, या कुछ और ही होगा? एक्चुअली दोनों में बॉइलिंग पॉइंट जो होगा किसी के भी इक्वल, दोनों में से किसी कंपोनेंट के इक्वल नहीं होगा, वो कुछ और ही वैल्यू में होगा। तो उसी कुछ और ही वैल्यू के बेसिस पर आपको इनको क्लासीफाई किया गया है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं एजियोट्रोप की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिर इसको क्लासीफाई करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एजियोट्रोप्स। एक हमने क्या कहा देखा है, इक्वल कंपोजिशन है लिक्विड एंड वेपर फेज में। वेपर फेज एंड लिक्विड फेज, जिसको हमने यहां पर काई ए वाई ए एंड काई बी वाई बी से दिखाया है। तो यहां पर दोनों में हमारा लिक्विड फेज और वेपर फेज में तो सेम कंपोजिशन देख लिया था। सेकंड मैंने क्या बताया, वाइल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होनी है एंड बिहेव्स एज प्योर सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इसको राइट डाउन कर रहा हूं। थर्ड क्या होगा, कांट बी सेपरेटेड इनटू प्योर फॉर्म, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि सबसे एडवांस टेक्निक है, इनसे भी इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ये हमारा एजियोट्रोप की प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं एजियोट्रोप्स का। एजियोट्रोप्स, इसको क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर किया गया है, तो मैंने डिस्कस किया था, दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके इक्वल उस एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट होगा ही नहीं, दोनों कंपोनेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो बॉइलिंग पॉइंट अब या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, यानी यहाँ पर बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट है।
बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर दो कैटेगरी किया जा सकता है। एक को कहा जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, एंड सेकंड हो सकता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का क्या मीनिंग है? मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, जैसे हमारा मोर, मच, मोर, मोस्ट, ऐसे। यानी दोनों से जब ज्यादा हो जाए, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट, दोनों कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट से जब एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए, जैसे इथेनॉल एंड वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज्यादा होता है, ज्यादा हो जाए जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, वहां पर ज्यादा है। और जब दोनों ही कंपोनेंट से लो हो जाए, इथेनॉल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, प्योर वाले से कम हो जाए बॉइलिंग पॉइंट, उसको कहेंगे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो यहां पर देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप यानी मिक्सचर इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स, दोनों से ज्यादा है। यहां पर क्या होगा? यही उल्टा चलेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर यानी एजियोट्रोप इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये कब पॉसिबल है जरा ये बताएं? जब अट्रैक्शन फोर्स सोल्यूट सॉल्वेंट का ज्यादा हो उनके प्योर फॉर्म से। सोल्यूट में जो अट्रैक्शन फोर्स है उनके सोल्यूट पार्टिकल में, जो सॉल्वेंट पार्टिकल में जो अट्रैक्शन फोर्स है प्योर फॉर्म में, सॉल्वेंट के बीच में, उससे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो जाए सॉल्यूशन के अंदर, मिक्सचर के अंदर, तभी यह पॉसिबल है। और इस केस में क्या करता है? नेगेटिव डेविएशन शो करता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने से होगा क्या? उनको वेपर फेज में ले जाना पॉसिबल नहीं होगा, हमें टेम्परेचर उसमें ज़्यादा देनी पड़ती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और ऐसा पॉसिबल है नेगेटिव डेविएशन के केस में, इसलिए नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, यानी नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन फॉर्म्स दिस एजियोट्रोप। और इसको फिर कौन बनाएगा? अट्रैक्शन फोर्स जब कम हो जाएगा तो उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमें कम टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हम वेपर प्रेशर को कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है? वेपर प्रेशर यदि ज़्यादा हो जाए एक्सपेरिमेंटल, तो हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। यानी ये हमारा बनाएगा पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। यानी यहां पर अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। और यहां अट्रैक्शन फोर्स स्मॉलर होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। और यही दोनों में एक तरह से डिफरेंस भी आ गया, इस तरह से हम दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हमने ले लिया है 5% इथेनॉल, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इथेनॉल हमारा कंप्लीटली मिसिबल है, और 5% ही होने की वजह से यह अट्रैक्शन फोर्स काफी स्ट्रांग हो जाता है, तो यह हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में जा सकता है। और यहीं पर यदि हम 95% इथेनॉल ले लें तो ये मिनिमम बॉइलिंग में जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स डिपेंड करेगा इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड पर वाटर के साथ। तो वाटर तो यहाँ कम प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा और क्या हो जाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो जाएगा। तो सेम जो हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट है वो दोनों तरह के कंपोजिशन बेस्ड एजियोट्रोप बना सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग वीडियो लंबे होने की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं इसमें कवर नहीं करूंगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे भी बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अलग से वीडियो में दूंगा आपको। तो अगले वीडियो में मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेकर आऊँगा, और इसको देख के अच्छी तरह से समझिए, बार बार इसको प्ले करके देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। फिर भी कोई डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं
डाउट्स के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ। हर एक टॉपिक के एक छोटे छोटे मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें डाउट्स को या कोई ऐसा मुश्किल वाला टॉपिक जो है उसको मैं दोबारा दूसरे लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। तब तक एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए अच्छी तरह, अच्छे मार्क्स लाइए। मेरी तरफ से आप लोगों को पूरी पूरी शुभकामना है कि आपको इस टाइम में भी, इस क्रूशियल टाइम में भी अच्छे मार्क्स आएँ, 100% मार्क्स लाने लायक आप लोग बने। लेकिन उसके लिए मेरे साथ भी बने रहिए और अपनी भी स्टडी साथ में जारी रखिए और कमेंट सेक्शन में डालते रहिए कि सर मुझे ये सब डाउट है, तो मैं उन सब के लिए अलग से वीडियोस अलग तरीके से बना सकूं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।